नमस्कार। कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अच्छी सेहत के लिए जीवन शैली उचित होना बहुत अनिवार्य है। हमारा खान पान कैसा हो, क्या हम व्यायाम करते हैं, क्या हम खुश रहते हैं आदि। और यदि इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी असंक्रामक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। जीवन शैली प्रबंधन एवं उपचार में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हमारी क्या सहायता करती हैं, आइए आज के अंक में जानते हैं। आधुनिक दौर में जीवन शैली में बदलाव सहित ढेर सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम सब बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। इन बीमारियों के इलाज में पौराणिक चिकित्सा पद्धतियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इन पद्धतियों में आयुर्वेद प्रमुख है। आयुर्वेद प्रणाली को सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी कहा जाता है। इसमें जटिल से जटिल रोगों का भी सफलतापूर्वक निवारण किया जाता है। बात अगर योग की करें तो प्राचीन समय से ही ये मानव जीवन का अहम हिस्सा रहा है। यौगिक क्रियाओं से मानसिक एवं शारीरिक तनाव तथा आधुनिक जीवन के कई हानिकारक प्रभावों से निपटने में मदद मिलती है। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन और प्रकृति के अनूठे जुड़ाव का अनुपम उदाहरण है। प्राकृतिक चिकित्सा रोग से लड़ने में प्रकृति के प्रयासों में मदद करती है। यूनानी पद्धति में बीमारी के समग्र उपचार पर जोर दिया जाता है। नाड़ी की गति की जांच कर उसमें आए बदलावों के आधार पर निदान किया जाता है। पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों में सिद्ध का स्थान अहम है। प्राकृतिक खजाने का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाना ही इस पद्धति का उद्देश्य है। बहुत कम समय में होम्योपैथी की लोकप्रियता से ही इस पद्धति के प्रति लोगों के जुड़ाव का आकलन किया जा सकता है। बेहद छोटी और मीठी दिखाई देने वाली गोलियों ने न सिर्फ ढेर सारे रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, साथ ही लोगों का दिल भी जीता है। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को जन सुलभ बनाना ही आयुष मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम सब अपनी जीवन शैली में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जीवन शैली प्रबंधन एवं उपचार, इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ इस समय दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर मनोज नेसरी का, आयुर्वेद सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर मनोज, आपका स्वागत है। नमस्ते। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर ईश्वर बासवा रेड्डी का, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर मनोज, आपसे शुरू करेंगे जी। जीवन शैली प्रबंधन की अगर बात करें तो वहाँ पर आयुष पद्धति क्या मदद कर सकती है हमारी? आयुष पद्धतियों में और आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जीवन पद्धतियों को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाते हैं, कब उठते हैं, तो ये सारा जो दिया हुआ है वो उसमें अब वो दिनचर्या जिसको कहते हैं कि वो पूरे दिन में कैसे रहना है, उसी के साथ में रात्रिचर्या है। और साथ ही साथ हर ऋतु में हमने क्या आहार विहार लेना है, कैसे रहना है, उसको कहते हैं ऋतुचर्या। तो इस समय जो सीजन चल रहा है इसमें क्या एडवाइस करेंगे आप? अब ये जो वो ऋतु चल रहा है, ये वसंत ऋतु खत्म हो गया, अभी ग्रीष्म ऋतु में जा रहा है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की अगर बात करते हैं तो साउथ में, मतलब दक्षिण में और उत्तर में थोड़ा अंतर पड़ता है, क्योंकि साउथ में या दक्षिण में इतना ज़्यादा ठंडा माहौल नहीं होता है। तो वहाँ पे हेमंत ऋतु के बाद में सीधा वसंत ऋतु आता है, शिशिर ऋतु नहीं होता। जबकि नॉर्थ में हम देखते हैं, अगर दिल्ली और आसपास की अगर बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे एक ऋतु माना गया वर्षा ऋतु, जबकि दक्षिण में माना गया वर्षा और प्रावरुट। तो क्योंकि वहाँ पे वो ये बारिश ज़्यादा होती है, तो ये हर ऋतु के अनुसार हमें अलग अलग आहार विहार करना चाहिए। अब जैसे ये वसंत ऋतु खत्म होकर ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, तो इसमें हमें नीम का सेवन करना चाहिए। बाहर मार्केट में जो फल वगैरह जो आते हैं, तो जैसे उसमें खरबूजा है, ये ठंडा है, या ककड़ी है, खीरा है, वो ठंडा है, तो इसका सेवन करना चाहिए। नारियल है, वो भी ठंडा है, उसका सेवन करना चाहिए। तो बाहर की गर्मी को अगर हम कंट्रोल करने के लिए या उसका प्रतिकार करने के लिए इस प्रकार के जो ठंडे आहार जो है उसका हमने सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर ईश्वर, ये तो चीज़ें हुई जो हमें खानी चाहिए।
क्या है जो हमें नहीं खानी चाहिए? नहीं, क्या है तो हमें जो तामसिक फूड है, जंक फूड है, और वो हम अवॉइड करते हैं। हम ज़्यादातर, हम भी योग में भी है, प्रकृति चिकित्सा में भी है, हम फलाहार है और वेजिटेबल्स है और फ्रेश फूड है, जो भी रोटी होगी, चावल होगी, सब्जियां होंगी, जो उस सीज़न में जो अवेलेबल होते हैं, उस ऋतु में और उस सीज़न में, उस क्षेत्र में जो अवेलेबल होते हैं, वो ज़्यादातर हमारा सेहत के लिए अच्छा जी लगता है। पर डॉक्टर ईश्वर बताइए, जब जीवन शैली की बात आती है, चाहे हम लोग माने या ना माने, अधिकांश लोग तनावग्रस्त होते हैं। तो योगा की अगर बात करें, तनाव मुक्त रहने के लिए क्या उपाय है? नहीं, सबसे पहले योग एक जीवन पद्धति है। उसमें हमने सिर्फ योगासन के, योग मतलब आजकल योगासन समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और अनेक योग अभ्यास हैं। उसमें पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आहार भी एक प्रमुख योग विधि में आते हैं। लेकिन जैसे हमने मोटे तौर पर ले लिया तो योगासन में कुछ आसन होते हैं, भुजंगासन, शशंकासन और सेतुबंधासन, ऐसे कुछ आसन करने से, और प्राणायाम में हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम से आज जाना जाता है, भ्रामरी प्राणायाम है, और योग निद्रा, ध्यान, ये सारे अभ्यास करने से हमारा स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन आखिर में हमें ये, जब तक हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, जिस मनोबल से हमारा जीवन पद्धति को हमने ठीक करते हैं। मतलब है कि सही वक्त पर जागना, सही वक्त पर काम करना, सही बातचीत करना है, हमारा बिहेवियरल, हमारा ऑफिस में, घर में, सारे हमें स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा मन सबल हो जाता है। इसलिए जो भी योगिक प्रैक्टिसेस है वो मन केंद्रित है। मतलब है कि जब तक आप मन को काबू नहीं कर पाएंगे, मन को समाधान नियंत्रण कर पाएंगे, हमारा जीवन शैली में बदलाव आना मुश्किल है। इसलिए योग का सारे अभ्यास मन केंद्रित है। जी, तो मन को केंद्रित करना होगा। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो समग्र शरीर की बीमारियों को लेकर ही उपाय बताता है। लेकिन यदि आप जीवन शैली प्रबंधन व उपचार पर कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर मनोज, डॉक्टर ईश्वर से, तो आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का हमारा नंबर नोट करें, 23097532, दैट्स 23097532, दिल्ली का STD कोड 011। डॉक्टर मनोज, कई लोग कहते हैं कि हमें मोटापा है, वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले बताइए कि ये वेट बढ़ क्यों जाता है? अगर हम हमारे देह की अगर रचना को जानते हैं तो हमारे देह में सबसे ज़्यादा तो वजन होता है वो पानी का होता है, और उसके साथ साथ जो वजन होता है वो हड्डियों का होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर कहा गया। लेकिन जब वेट बढ़ता है तो उसमें मेद की संचितें ज़्यादा होती है, जिसको हम फैट कहते हैं, तो उसकी संचितें ज़्यादा होती है और वेट बढ़ते जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ गया, और मेटाबॉलिज्म बिगड़ने का जो मुख्य कारण जो है वो अग्नि की विकृति है। आयुर्वेद ने अग्नि माना है। अग्नि मतलब जो भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, चाहे वो पेट में पचाने के लिए या टिश्यूज़ में पचाने के लिए, जो अग्नि होती है, तो उसमें कुछ संतुलन बिगड़ गया, इसके कारण वेट बढ़ते जाता है। अब ये बढ़ता है, ये फिजियोलॉजिकली भी होता है, जैसे उम्र बढ़ने के बाद में होता है, स्त्रियों में विशेषतः मेनोपॉज के बाद में ये वेट बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसी प्रकार से अगर समझो कोई विकृति है तो उससे भी बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं कि जिससे वेट अपना बढ़ते जाता है। आयुर्वेद पद्धति में है उपाय जिससे कि वेट संतुलित हो जाए? बिल्कुल, ये वेट संतुलित हो सकता है, लेकिन ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक ट्रायंगल है कि जैसे आहार का संतुलन होना इसमें ज़रूरी है, उसके साथ साथ वो व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम एक चिकित्सा है, और उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेष जो बताई है तो वो है, और उसमें शोधन चिकित्सा है। तो शोधन में पहले तो उसको अभ्यंग कराते हैं, अभ्यंग मतलब तेल से मालिश कराते हैं, उसके बाद में पूरे शरीर को वो सेक देते हैं, स्वेदन करते हैं, पसीना निकलना चाहिए, और उसके बाद में लेखन बस्ती करके एक होता है, बस्ती मतलब मेडिकेटेड एनिमा होता है, तो उसको देते हैं। तो ये अलग अलग कोर्सेस होते हैं, और उसके साथ साथ में वो पेट में खाने के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो कौन सी उम्र का व्यक्ति इस तरह की ट्रीटमेंट ले सकता है, और कोई परहेज भी है कि इन्हें ना एडवाइस किया जाए? सर्व सामान्यतः कोई भी जो अडल्ट व्यक्ति है और तो वो ये ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन जैसे सेक करना है तो सेक करने के पहले हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है। अगर बीपी ज़्यादा है तो हो सकता है कि स्वेदन करने के बाद में बीपी दोबारा बढ़ सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम ध्यान रखते हैं। जी, बीपी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है, और काफ़ी केसेस आते हैं ब्लड प्रेशर के। तो योगा क्या कहता है डॉक्टर ईश्वर हाइपरटेंशन को लेकर? हाइपरटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा हम
कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं। सही ढंग से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद हम डीप ब्रीदिंग के बाद हम प्राणायाम में चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद हमारा नाड़ी शुद्धि होती है। सो ये थोड़ा सटलर एस्पेक्ट में चले जाते हैं। तो थोड़ा बताइए सही ब्रीदिंग पैटर्न क्या है? सबसे पहले ज़्यादातर हमारा पार्शियल ब्रीदिंग होते हैं, हम पूरी छाती खुल नहीं पाती है, पेट से नहीं करते, इसलिए सबसे पहले हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, क्लेविकुलर ब्रीदिंग करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर रोकें सांस वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, एक के बाद एक बार। पहले एब्डोमिनल हो गया, एब्डोमिनल के बाद थोरेसिक आएगा, थोरेसिक के बाद क्लेविकुलर आएगा। जब आप वापस सांस छोड़ेंगे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप एब्डोमिनल कॉन्टैक्ट करेंगे और छाती नीचे आएगा, पूरा आपका नाभि आपका पेट के बल तक वहाँ जाएगा। सो ऐसे हर बार करते करते एक रिदम आ जाती है संपूर्ण ब्रीदिंग से। सो स्लोली 10-15 बार करते करते आ जाएगा तो हमारा ज़्यादातर हो जाता है। उसके अलावा हमने डिटॉक्सिफिकेशन है, कहीं कंजेशन है, मल शेकर हैं, वो उसके लिए भी कुछ विधियाँ योग में भी बताए। सो कुछ आसन है, क्योंकि ये सारे हमने ब्रीदिंग तो इतना आसान से नहीं हो, इसलिए हमने उत्थान पादासन है, मंडूकासन है, उत्थान मंडूकासन है, गोमुखासन है। सरल ये आसन करने से हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है। जी, इस समय दिल्ली से पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। रितेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, जी मेरी उम्र 30 साल है और मेरे को मोटापा है। जी। मैं 90 किलो है, होता नहीं है। जी, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना प्रश्न दोबारा रखिए। सर मेरा 90 किलो वेट है, मोटापा कम होता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मोटापे की समस्या। मेरे को पीलिया जोड़ने की रहता है, लेकिन उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत आती है। जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी की ही समस्या है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मोटापा जो बढ़ता है, एक तो जो महिलाओं में है वो मेनोपॉज के बाद में या उस समय से बढ़ना शुरू होता है। उसके पहले आज के हम जो देखते हैं कि बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो हमारा जो खान पान जो है पहले उसको सुधारना चाहिए। तो उसके लिए एक तो नियम दिया है कि एक बार आपने कुछ भी खा लिया, समझो चाय भी ले ली, तो तब तक उसके बाद में आपने 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक थ्योरी ये होती है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, तो इसका मतलब दिन में हम 3 बार ही खाना खाएं? नहीं, आयुर्वेद ने बताया कि याम मध्य न भोक्तव्यम, एक याम मतलब 3 घंटे। तो एक बार आपने कुछ ले लिया तो 3 घंटे तक दोबारा कुछ नहीं खाना है। और अगर मान लीजिए जैसे हंगर बैंक्स होती हैं, पेट में आपको भूख लगे तो? मैं आमतौर पे कह रहा हूँ कि एक कोई भी जो नियम होता है ना, वो नियम सामान्य होता है, तो उसके लिए अलग अलग अपवाद तो होते ही है। तो चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों में तो हमेशा भूख लगती है, कुछ खा लिया क्योंकि उनका अभ्यवरण मतलब लेने की क्षमता कम होती है, तो आधे घंटे के बाद दोबारा भूख लगी, 1 घंटे के बाद दोबारा भूख लगी। लेकिन ये जो नियम जो है वो सामान्य जो सुदृढ़ व्यक्ति है, जो हेल्दी एडल्ट है, तो उनके लिए होते हैं। तो एक बार हमने कुछ भी खा लिया तो 3 घंटे तक नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 घंटे से ज़्यादा हमने खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगर ये हम देखते हैं तो 24 घंटे में लगभग 4 बार हम खाना खाएंगे। तो 4 बार अगर हम खाना खाते हैं तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन बार बार हम जो खाते हैं, जिसको मंचिंग कहते हैं, कि चलो भूख नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी मूंगफली खा ली, थोड़े काजू खा लिए और कुछ खा लिया, तो इसके कारण कोई आ गया तो हमने चाय पी ली, चाय के साथ में चीनी भी उसके साथ में गई, ये बार बार जो हम खाते हैं तो उसके कारण वजन बढ़ता है। तो ये जो हमारी जो फूड हैबिट्स है उसको हमें सुधार करना चाहिए। उसी के साथ जो हम खाते हैं वो हेल्दी खाना होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी खाना किसको कहते हैं कि जो षड्रस युक्त हो। 6 रस जिसमें है कि जैसे मधुर रस है, लवण मतलब खारापन है, तीखापन है, कड़वापन है, कसैलापन है और जो खट्टा है। और क्या रह गया डॉक्टर साहब फिर अगर ये 6 ही बाहर कर दिए? तो ये 6 हमेशा हमारे आहार में होना चाहिए। होना चाहिए ये, बिल्कुल। तो ये 6 होने चाहिए, और अगर ये 6 के 6 नहीं है तो वो बैलेंस आहार नहीं कहा जाएगा। बैलेंस डाइट लेनी होगी, फूड हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन योगा की अगर हम बात करें, जब हम पहला कदम लेते हैं तो थोड़ा बताइए, योगा सुबह करना ठीक रहेगा, शाम को, या कभी भी कर सकते हैं दिन में? नहीं, सबसे ज़्यादा योग अभ्यास सवेरे अच्छा लगेगा, क्योंकि योग का कुछ आजकल तो लोग बोलते हैं कि कभी भी योग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बढ़िया टाइमिंग होता है सवेरे के टाइम, जो हमारा पेट खाली होती है और मलमूत्र सारे विसर्ज करने के बाद हम करते हैं, तभी योग अभ्यास का असली में हमें अच्छा लाभ मिलता है। और योग अभ्यास से पहले कुछ ना खाएं डॉक्टर साहब? नहीं, खाली पेट में ही योग अभ्यास करते हैं। खाली पेट, और नहीं हुआ तो थोड़ा सा हनी लेते हैं ल्यूकवार्म वाटर में, और उसके बाद भी 15-20 मिनट के बाद हम योग अभ्यास करते हैं। और अमूमन एक व्यक्ति कितनी देर योगाभ्यास करे सुबह?
नहीं, आम आदमी हमें 20-40 मिनट तो हम रेकमेंड करते हैं। हर रोज़ हम 40 मिनट से अभ्यास कर लिया तो भी उनका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और 40-45 मिनट के अभ्यास के कितनी देर बाद आहार ग्रहण करें? हाँ, जो भी अभ्यास करने से पहले 15 कम से कम 15-20 मिनट, और अभ्यास करने के बाद 15-20 मिनट के बाद हम आहार सेवन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस समय राजस्थान चलते हैं जहां से विष्णु कुमार जी हैं फोन लाइन पर। हेलो सर जी, मेरे क्या है कि पेट में मैं जैसे कोई भी तेल है, घी है और एक मिर्ची है, जी ये चीजें खाने से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। तो मत खाइए फिर ये। सर नहीं खाए तो फिर वो बिल्कुल सूखा भी कैसे खाए सर? बिल्कुल सूखा खाने का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, खाने से प्रॉब्लम है, ना जी खाएं हाँ। तो खाना सूखा सूखा लगता है। इसमें कम मिर्ची का खाना हो सकता है कि कई लोगों को मिर्ची खाने के बाद में या तेज़ खाना है, जैसे उसमें मिर्ची हो या काली मिर्च हो या लहसुन हो। और मिर्ची में हम लाल मिर्च की बात कर रहे हैं। हरी लाल मिर्च हो, ठीक है? लाल हो या हरी मिर्च हो, जो भी मिर्ची हो, या लहसुन है, काली मिर्च भी जो है तो वो खाना खाने के बाद में पेट में दर्द होना या जलन होना या इस प्रकार की तकलीफ इसमें हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके इसको हम ना खाएं, ये तो बेहतर होगा। और अगर समझो हम उसमें कम करते हैं तब भी उसका फ़ायदा होगा। खाने में हम अगर वो नारियल है तो नारियल का ज़्यादा सेवन करें, जैसे मैंने बताया कि पहले कि खीरा है तो खीरा खा सकते हैं। जो काली द्राक्ष है, मुनक्का है, वो ठंडा है तो उसको ले सकते हैं। और अंजीर है तो उसको ले सकते हैं। तो ये सारी जो ठंडी चीज़ें हैं जो पेट में शांति करती है। और सब्जियों में जो आसानी से मिल जाती है, एक तो है घिया जिसको लौकी कहते हैं, तो लौकी का रस ले सकते हैं। और इसी के साथ में पेठा जिससे बनता है, तो पेठा जो होता है फल, तो सब्जी में तो वो बहुत ठंडा है और उसको बिल्कुल लेने से पेट में अगर अल्सर है तब भी वो ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको सजेस्ट करना चाहेंगे दिनचर्या कैसी रखें? आहार जैसा आपने कहा योग का ही हिस्सा है। नहीं, योग में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो और बहुत ही दुख भगवद गीता में लिखा है। हाँ, आहार विहार आचार विचार, ये चारों चीज़ें हमें करना ही चाहिए हमें एक जीवन पद्धति में। सबसे पहले हमारा सवेरे हमारा दिनचर्या चालू होते हैं सूर्योदय से कम 1-2 घंटे से पहले। ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं। हाँ, उसको 1-2 घंटे से पहले हमारा चालू हो जाते। जैसे उठने के बाद 2 घंटे हमें एक्सरसाइज करें, योग अभ्यास करें, जो भी करें, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा दोपहर का खाना 4 घंटे के बाद होता है, करीबन 12 बजे के समय पर आगे पीछे आधा घंटे हो सकता है, वहाँ हम लंच ले सकते हैं। उसके बाद शाम को थोड़ा सा लाइट खाना लेते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद रात का खाना हमारा 7-8 बजे से पहले होते हैं जी। लेकिन सोने से पहले हम ध्यान जरूर करते हैं जी। 2 घंटे हो गया तो हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम और उसके बाद ध्यान करके सो गया तो कम से कम 3.5 घंटे से ज़्यादा अच्छा नींद आ जाती है जी। हमारा जो मन है उनको और ब्रेन कहते हैं उनको कम से कम 3.5 घंटे का क्वालिटी रेस्ट मिल गया, हमारा जीवन पद्धति में बहुत सारे अच्छे बदलाव आते हैं। संशोधन भी यही बताते हैं। जी, इस समय अगले कॉलर हैं, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी नमस्कार जी, करण सिंह बोल रहा हूँ मैं, आप दिल्ली से। जी जी सर, मेरे को ये पतला पतला होता जा रहा है सर, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती आपको? हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 23 साल। 23। कब से भूख नहीं लगती आपको? जी सर, पूरा साल हो गया सर, पतला पतला होते जा रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब। भूख ना लगने के लिए बहुत वजह हो सकती है, तो पहले तो हमको उसके कारण क्या है वो जानना चाहिए। अगर समझो खून की कमी है तब भी भूख नहीं लग सकती, अगर पेट में खराबी है तब भी भूख का वो कम होना हो सकता है। तो कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो भूख कम होती है तो उसके लिए सबसे बेहतर दवाइयाँ तो ये है कि जो सौंठ की पाउडर जो है, अदरक सूखा उसको जो पाउडर बनाते हैं, तो सौंठ की पाउडर है, जीरा पाउडर है और काला नमक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। वो तुरंत लाभदायक जो है, तो उसमें नींबू को आधा काट के उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सौंठ करके उसको गर्म करके तो आप चाटिएगा, उससे तुरंत भूख का एहसास हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, योग में हम अग्निसार क्रिया करते हैं, ये तो है, पहले उनको देखना पड़ेगा उनका वजह क्या, कारण क्या है। लेकिन ज़्यादातर हमारा सिंपल सरल, क्योंकि हमारा ड्रगलेस है, वहाँ हमने अग्निसार क्रिया कराते हैं। सो उसके बाद हम लेमन का पानी ज़्यादा पीने का सुझाव देते हैं। सो उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो हमने कुछ आसन होते हैं, पश्चिमोत्तानासन है, भुजंगासन है, कपालभाति क्रिया भी है, भस्त्रिका है, ऐसे चीज़ों से हमारा भूख जरूर
लग जाती है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि आप आयुष्मान भारत कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं हर बृहस्पतिवार दूरदर्शन पर शाम 6 बजे, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं यदि आपका कोई सवाल है। हमारा ईमेल का पता था ayushmanbharat@doordarshan.gov.in। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये बताएं। दिल्ली से अभिनेश्वर हैं, 45 वर्षीय ये हैं। इन्होंने लिखा है कि जब मैं कुछ देर खड़ा रहता हूँ तो मेरे पाँव सूज जाते हैं, मेरे घुटनों में हमेशा दर्द और अकड़न बनी रहती है, कृपया उपाय बताएं। साथ ही डॉक्टर साहब ये जोड़ते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अलसी का तेल उससे मॉलिश करें या फिर अलसी के बीज खाएं तो राहत मिलेगी, क्या इस सीजन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? पैर में सूजन आने के लिए विशेषता उन्होंने जो कहा है कि खड़े रहने के बाद में सूजन आती है, तो हो सकता है कि वेरिकोज वेंस एक बीमारी है। तो वेरिकोज वेंस में हमारी जो वेंस है वो फूल जाती है, जो खून है वो वापस जा नहीं सकता। तो इसके लिए पैर को मालिश करना चाहिए। तो मालिश करने के लिए अगर सामान्य कोई भी तेल इस्तेमाल करें तब भी चलेगा, अदरवाइज़ हम महानारायण तेल आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध तेल है, तो उससे अगर हम मालिश करते हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उससे जो हमारी नसें है, वेंस जो है, उसको ताकत मिलती है और ये सूजन कम करने में फ़ायदा रहेगा। उसी के साथ साथ हमने पैरों को पट्टी बांध के उसको एक्सटर्नल सपोर्ट देना चाहिए कि उससे जो खून वहाँ पे जो जमा नहीं हो और वापस आ जाए, तो इससे भी फ़ायदा होगा। बाकी जो बीमारी हो सकती है कि उसमें समझो अगर एनीमिया है, जिसमें खून की कमी है, तब भी उसमें पैरों में सूजन आ सकती है। अगर समझो किडनी की प्रॉब्लम है तब भी उसमें आ सकती है। हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तब भी आ सकती है। और कई लोगों में आजकल जो बीपी में जो अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से पैरों में सूजन आती है, स्पेशली जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, तो उसके कारण पैरों में सूजन आती है। तो वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको हम देख के इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। योगा में भी आसन है? योगा में हमने अर्ध हलासन, क्योंकि हमने विपरीत करनी या सर्वांगासन एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन उनका वजन क्या है वो, लेकिन सरल है, सिंपल है। अर्ध हलासन, सेतुबंधासन, सरल मत्स्यासन, ये कुछ 3-4 आसन करने से उनका बहुत समाधान मिल सकता है। जी बिल्कुल, योगा के आसन से समाधान मिल सकता है। इस समय हम आपको कुछ योगिक क्रियाएं दिखाते हैं। बाबा रामदेव क्या बता रहे हैं कि आर्थराइटिस से निपटने के लिए कौन से योगा आसन हम कर सकते हैं? योग संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन के लिए। यदि आप आर्थराइटिस से बचना चाहते हो तो पहली बात, आप रोज प्राणायाम करना शुरू कर दो, और दूसरा, खान पान में थोड़ा परिवर्तन कर दो। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना, 5 मिनट, और फिर करना कपालभाति 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटे तक। तो कपालभाति प्राणायाम ऐसे करना। तो इससे जो आप दूध पीते हैं, आप सिंघाड़ा खाते हैं, सबसे रिसोर्स है कैल्शियम का खाने की चीजों में दूध, उसके बाद सिंघाड़ा, उसके बाद चौलाई। सिंघाड़ा, चौलाई ये अपने आटे में हमें मिलाने ही चाहिए। जो गेहूं का आटा लेते हैं उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, और उसमें आयरन भी होना चाहिए। आर्थराइटिस के पेशेंट्स का आयरन भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें बाजरा मिला लेना चाहिए। आयुष्मान भारत में आज हम फोकस कर रहे हैं कि जीवन शैली प्रबंधन और उपचार में किस तरह से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनोज नेसरी और साथ ही योगा विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी साहब। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पहली बार मनाया जाएगा, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं? नहीं, सबसे पहले हमारा देश में, राजधानी में, हर राज्यों का राजधानी में और जिला केंद्रों में भी उस दिन योग सभी लोग योग करेंगे 7 से 7:30 तक, जो भी है 33 मिनट का एक योगा प्रोटोकॉल हमने कॉमन सभी योग गुरु जो हैं भारतवर्ष में, इन सारे लोगों ने मिलकर एक अच्छा योगा प्रोटोकॉल 33 मिनट का एक योगा प्रोटोकॉल बनाया है। तो उसके साथ साथ सभी मिशन जो है फॉरेन में, वहाँ भी योग अभ्यास करने के लिए यहाँ से विशेषज्ञों को भेज रहे हैं, वो भी वहाँ 8-10 दिन योग सिखाएंगे। उसके साथ साथ हमारा सारे योग मास्टर्स है, उनका सेंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
जहाँ जहाँ योग सिखा रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस अवसर पर फ्री योगा ट्रेनिंग दें, क्योंकि सभी लोग योग का ध्यान रखें। हमने स्टैम्प रिलीज़ कर रहे हैं, कॉइन रिलीज़ कर रहे हैं जी। और एक अच्छा लोगो भी तैयार किया है, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। मतलब है कि योग का जो लाभ है उनको जनमन को पहुंचाने के लिए जो जो काम होना चाहिए उनका सारे तैयारियां जोर से चल रही है जी। और उसी दिशा में एक प्रयास हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत भी है। डॉक्टर मनोज, इस समय एक और कॉलर है उड़ीसा से, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, मुझे पूछना, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ जी। तो मुझे कितने घंटे की नींद लेना चाहिए कम से कम? कितने घंटे के लिए क्या कह रहे हैं लेना चाहिए? नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? डॉक्टर मनोज, नींद कितने घंटे के लिए व्यक्ति? सर्वसामान्यतः 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य होनी चाहिए। और अगर किसी हालत में समझो अगर ये नहीं हो सकती है रात को, तो उसको फिर दिन में उससे आधा कम से कम वो समय में हमने दिन में निद्रा करनी चाहिए। तो उतनी तो नींद होनी चाहिए, क्योंकि निद्रा ये हमारा जो पूरा आयुष्य का और हेल्थ का वो एक ट्राइपॉड है, जो ये जिसको हम कहते हैं कि ट्राइपॉड पे पूरा हमारी हेल्थ निर्भर है जी। तो इसमें एक तो है निद्रा है, एक है हमारा आहार है, और तीसरा है कि हमारा सेक्सुअल लाइफ कैसा है। अगर तीनों का बैलेंस अगर बढ़िया है तो उससे हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी और हम आयुष्मान रहेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर ईश्वर, चलते चलते, क्योंकि स्लीप बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद आना, लेकिन अगर रात को आप कोशिश कर रहे हैं सोने की, नींद नहीं आ रही, क्या करें? नहीं, ज़्यादातर हम सोने से पहले हाथ पाँव वगैरह है अच्छी ढंग से धो लेते हैं। वो कॉटन का कपड़ा है उनको करा के सोने से पहले अपने 1 घंटे 1.5 घंटे पहले खाना खा ले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। और हम भ्रामरी रेचक 10 बार 15 बार जो करके सो लिया तो हमने देखा है कि 3.5 घंटे का अच्छा नींद आता है। 3.5 घंटे भी आपने गहरा नींद किया, हमारा जो सेहत बहुत अच्छा होता है मिनिमम जी। तो योग जी, चलते संक्षिप्त में डॉक्टर मनोज। वो नींद जो है वो बेसिकली वात के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो हमने रात को सोते समय पैर के तलुए में तेल लगाना चाहिए, माथे पे तेल लगाना चाहिए और कान में तेल डालना चाहिए। ये कम से कम अगर हम करें तो बिना किसी दवाई के भी हमें नींद अच्छी आ सकती है। तो ये पारंपरिक नुस्खे हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ये पद्धति के जो उपचार हैं पहुंचाएं। और आज जीवन शैली प्रबंधन और उपचार पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज, डॉक्टर ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। और आपको जाने से पहले बताना चाहेंगे कि आगामी रविवार 26 अप्रैल बिल्कुल याद रखिएगा, पल्स पोलियो रविवार है। और यदि कोई भी 5 साल तक का बच्चा हो उसे निकटतम पल्स पोलियो केंद्र ले जाकर 2 बूंदें ज़िंदगी की अवश्य पिलाइएगा। लगातार 3 साल भारत में पल्स पोलियो का कोई केस नहीं हुआ था, इसलिए पिछले साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि विश्व भर में पोलियो का खतरा है, इसलिए बहुत अनिवार्य है कि 5 साल तक के बच्चे को निकटतम पल्स पोलियो केंद्र ले जाकर 2 बूंदें ज़िंदगी की अवश्य पिलाएं। बहुत जल्द से आप ईमेल भी नोट करें, ayushmanbharat@doordarshan.gov.in। इस ईमेल पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें, कोई सवाल हो ज़रूर भेजें और हम अपने मेहमानों तक आपके सवाल ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।